सो वी इनिशियली स्टार्टेड विथ व्हाट इज ओएस, ये अपना सबसे पहला स्टार्टिंग था, जहां पर हमने सबसे पहले बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. देन वी अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास रहती है मल्टी यूजर, मल्टी पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं. ठीक है, सिंगल यूजर से भी रहती है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स की टाइप हमारे पास थी. उसके बाद वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन हैपेंस. So process execution, how it is working, that is the first and the foremost thing which we have understand. उसके अंदर दो चीज होती है, एक होता है process in memory and दूसरा होती है entry in PCB. Then the next thing which we have tried to understand here is related with the concept of the process state diagram, which is a very very important funda जो हमने समझा था, which is a process state diagram. Okay, अब हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम के बारे में समझा. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेट विच वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इज अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोसेस कम्युनिकेशन, कि प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशंस कैसे होते थे, एंड आल्सो द शेड्यूलर्स. ओके, ये दो चीज को हमने देखा था, विच इज द शेड्यूलर्स एंड द प्रोसेस कम्युनिकेशन. एंड द लास्ट विच वी आर करेंटली इज द सिस्टम कॉल. ओके, सिस्टम कॉल के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि सिस्टम कॉल आर नथिंग बट दी ओएस फंक्शंस. वो ओएस के लिखे गए फंक्शंस हैं जो आप अपनी मर्जी के थ्रू कॉल कर सकते हो. ठीक है, फॉर डूइंग योर ओन ऑपरेशन यू कैन कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर डूइंग योर ओन ऑपरेशंस. ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये मान लो कि कोई भी यूजर प्रोसेस है and there are certain kernel process. So we are having a user process and kernel process. जब user को kernel की कोई requirement होती है तो it will do the system call basically. ठीक है, kernel अगर कोई response करता है तो this is a particular response which is being done there. Okay, so this is the concept related to the system call where we are having this kernel. This is the kernel. Kernel is nothing but their system. ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो, कर्नल इज नथिंग, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ द सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल्स में हमने एक टाइप का सिस्टम कॉल देखा था, विच इज बेसिकली द फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम कॉल विच वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड, विच वाज फॉर्क. ठीक है, सो बेसिकली रिसोर्स क्रंच क्या होता है. रिसोर्स क्रंच का मतलब अगर कोई भी दो पर्टिकुलर प्रोसेस को रिसोर्सेस चाहिए एट द सेम टाइम, देन वी कैन से दैट देयर वुड बी अ क्रंच ऑफ द रिसोर्सेस. मतलब रिसोर्सेस जो है वो हमारे पास कम हो रहे हैं. ठीक है, उसका इससे कोई लेना देना इतना कुछ खास है नहीं. ओके, सो फॉर्क, अगर मैं फॉर्क की बात करता हूं तो फॉर्क क्या करता था. अगर पेरेंट प्रोसेस ओके फॉर्क को क्रिएट करेगा, अगर पेरेंट प्रोसेस फॉर्क को क्रिएट करेगा, फॉर्क को कॉल करेगा, देन व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट अ पर्टिकुलर चाइल्ड प्रोसेस. ओके, अगर सक्सेसफुल हुआ तो चाइल्ड प्रोसेस की जो आईडी है, द चाइल्ड प्रोसेस आईडी, इट विल सेंड टू द पर्टिकुलर पेरेंट प्रोसेस which is basically a positive number, and the child process will get a value 0. Okay, so this is the basic concept related to the fork. Okay, so ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम देखी थी. उसके अलावा वी आर ऑल्सो हैविंग दी वी फॉर्क. वी फॉर्क क्या होता था कि वो चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता था, लेकिन वो पेरेंट के अंदर ही क्रिएट करता था.
It was not having any particular type of the other scenarios. So that's what we called as our V fork. Okay. Now the third important part जो हमें यहाँ पर समझनी है, it is basically the exec system call. Okay, so we will focus on the exec system call now. Exec system call क्या करता है? Exec system call, it is a concept in which a process is replaced with a new program. तो जो आपके पास एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस एक नई प्रोग्राम के साथ रिप्लेस्ड हो जाती है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज एन एग्जिक सिस्टम कॉल. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑनगोइंग प्रोसेस है, मुझे उसको कोई और पर्टिकुलर जगह पे रिलोकेट करना है. ठीक है, या तो फिर मैंने जो अपनी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जो मैंने काम किया है, उस प्रोसेस को मुझे किसी और पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिप्लेस करना है, क्योंकि कोई दूसरा कोई प्रोग्राम है उसके साथ रिप्लेस करना है तब. तो जनरली होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि भैया एक पर्टिकुलर फॉर्क से हम एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, फिर उस चाइल्ड प्रोसेस को एक दूसरे प्रोग्राम से रिप्लेस कर लेते हैं जो पर्टिकुलर ऐसा प्रोग्राम है जहां पर अपने को अपना एग्जीक्यूशन करना है. ठीक है, सो यू कैन से इट्स अ वेरी सिंपल फंडा कि आप एक जगह पे उसको रिप्लेस करके यू प्लेस इट और यू हैव अ न्यू लोकेशन फॉर इट. दैट्स व्हाट अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिक सिस्टम कॉल. तो एग्जिक का मतलब कोई एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूट नहीं होता है. इट इज बेसिकली अ कंसेप्ट विच इज रिलेटेड विद द रिप्लेस्ड. ओके, तो कभी भी अगर आपको कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि एक प्रोसेस को आपको कोई दूसरे प्रोग्राम के साथ रिप्लेस करना है या कोई दूसरे लोकेशन पे भेजना है, दैट वी कॉल्ड एज द एग्जिक सिस्टम कॉल. ओके, तो प्रोसेस पे मान लो कि कोई भी एक लोकेशन है, लेट्स से ये 100 लोकेशन पे अभी ये काम करता है. ओके, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर एग्जिक अप्लाई करोगे, तो इट वुड बी हैविंग सम न्यू लोकेशन. ओके, अगर एग्जिक सक्सेस हुआ, अगर ये सक्सेस हुआ तो ये न्यू लोकेशन होगा. ओके, और ओल्ड लोकेशन इज लॉस्ट. जो ओल्ड वाली लोकेशन होगी वो लॉस्ट हो जाएगी. तो आपको उसको अपने हिसाब से उसको याद रखना पड़ेगा. वी नीड टू स्टोर इट समवेयर. और अगर ये फेलियर हुआ, इन एनी चांस अगर ये फेलियर हुआ, ओके, देन गोस बैक टू ओल्ड लोकेशन. ठीक है, तो ये भी एक पर्टिकुलर अपना फंक्शन ही है, ये भी एक टाइप का फंक्शन ही है. और ये फंक्शन सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है. तो ये अगर ये सक्सेस हुआ तो पर्टिकुलर ये न्यू लोकेशन पे जाएगा और ओल्ड लोकेशन लॉस हो जाएगी. ओके, अगर ये पर्टिकुलर फेलियर हुआ देन इट विल गोस बैक टू द ओल्ड लोकेशन. तो आपके पास कोई न्यू लोकेशन पे उसका नहीं होगा रिप्लेसमेंट. ये कहां पर चला जाएगा, आपकी ओल्ड लोकेशन पे चला जाएगा. Okay, so this is how the conceptual working happens with the related with the exec system call. Okay, अब ये exec की जो फैमिली है, इसका बेसिक कंसेप्ट है रिप्लेसमेंट का. exec में आपको दो एक्स्ट्रा चीजें दिखेगी, ये मैं आपको लिखने के दूंगा, 2 मिनट रुक जाना, टेंशन मत लेना लिखने का, जिन लोग को भी लिखना है. ओके, exec में आपको दो एक्स्ट्रा चीज मिलेगी. एक होता है exep, execl. ओके, execl और होता है execv. ओके, अगर मैं l लूंगा, ठीक है, यहां पर समझने की कोशिश करो, ये कोई एब्रीविएशन ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऐसा फंक्शन नहीं. ओके, इसमें दो टाइप का रहता है, execl, execv. l का मतलब क्या होता है, l मतलब व्हाट, इट इज बेसिकली अ स्टैटिक लिस्ट. l मतलब अ पर्टिकुलर स्टैटिक लिस्ट. v मतलब अ डायनामिक वेक्टर. अब इसका क्या मतलब होता है हम समझते हैं एक सेकंड में.
सो स्टैटिक लिस्ट है, डायनामिक वेक्टर है। अब जैसे कि एग्जिक क्या करता है, मैंने आपको कहा था कि इट इज डूइंग फॉर द रिप्लेसमेंट। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि हमने जो रिप्लेसमेंट किया, उस रिप्लेसमेंट के लिए हम उसको कोई एक पर्टिकुलर लिस्ट देंगे कि भाई मुझे ये कुछ लोकेशन पे ही मुझे उसको करना है, ठीक है। या तो फिर हम उसको डायनामिकली क्या करेंगे, वी कैन असाइन सम पर्टिकुलर डायनामिक वैल्यूज कि भैया बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम डायनामिकली मुझे उसको यहां यहां पे उसको रिप्लेस करके दो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको क्या मिलेगा, ये क्या देगा, इट विल गिव द स्टैटिक लिस्ट ऑफ द लोकेशन कि भाई मैं उसको स्टैटिक जगह पे बोल रहा हूँ कि भैया मुझे ये उसी लोकेशंस पे ही मुझे जाना है, और यू कैन से द स्टैटिक वैल्यूज ऑफ द लोकेशन। ये रहता है डायनामिक वेक्टर। सो बेस्ड ऑन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। सो जो पर्टिकुलर प्रोसेस को मुझे रिप्लेस करना है, वो प्रोसेस ऑलरेडी अगर थोड़ी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो बेस्ड ऑन दैट डायनामिक वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। या तो दिस कैन बी वैल्यूज टेकन फ्रॉम सम डेटाबेस आल्सो, कि डेटाबेस की कोई डिपेंडेंसी के हिसाब से ये वैल्यूज ले सकते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन द प्रोग्राम और डीबी वैल्यूज आर डायनामिकली टेकन। Okay, so this is how the execl and execv is going to be executed. So ये जो basically है, ये दोनों भी एक functions हैं, okay, just like an exec। exec में by default क्या होता था, वो कहीं पर भी उसको कर लेता था, कोई भी लोकेशन पे वो उसको कर देता था, ठीक है। बट हमने उसको क्या कर दिया, वी हैड प्रोवाइडेड अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड ऑन इट, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज होती है, सब लोग के लिए समझ लो, लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एक और होता है, वो होता है EXECP। P स्पेसिफाइज फॉर पाथ, इसका मतलब होता है पाथ। इसका मीनिंग क्या रहेगा, वी स्पेसिफाई अ पाथ where we require replacement। ठीक है। सो हम लोग कोई एक स्पेसिफिक पाथ आपको सिलेक्ट करके दे देंगे कि भैया पहले क्या था, वो किधर भी कर सकता है पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, इट कैन डू एट एनी पर्टिकुलर पाथ। ओके, अभी क्या बोल दिया कि भैया नहीं, अभी हमको हर जगह पे नहीं, हमें कोई एक स्पेसिफिक जगह पर ही उसको रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो डू द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आप उसके कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनेंगे, you can create a combination like ex is e vp। vp मतलब पाथ आपने स्पेसिफिक प्रोवाइड कर दिया, और उसके साथ आपने बोल दिया कि डायनामिकली इस पाथ में, मैं इस पाथ के अंदर मैं कोई लोकेशन दूंगा, उस लोकेशन पे डायनामिकली आपको सिलेक्ट करके जाना है, ठीक है। या तो फिर मैं आपको क्या बोलूंगा कि भाई EXECLP, जिसमें मैं आपको बोल दूंगा कि भाई कोई स्टैटिक इसमें लिस्ट ऑफ दी वैल्यूज में दे दूंगा, स्टैटिक लिस्ट ऑफ लोकेशन, उस स्टैटिक लिस्ट ऑफ लोकेशंस उसी पाथ के अंदर आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10 लोकेशन दे दिया और एक पाथ दे दिया, तो आप देखोगे उस 10 में से कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जो उस पाथ में बिलोंग करते हैं, आपको उन्हीं पर्टिकुलर लोकेशन पे से अपना सिलेक्शन करना है। सो हमने क्या किया, पहले नॉर्मल था, हमने पूरे के पूरे ओएस में वो देखेगा, अब वो इस पर्टिकुलर पाथ पे ही देखेगा, ठीक है। सो एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फैमिली। सो EXEC के अंदर आपको मिलेगी EXECL, EXECV, EXECP, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो L और V कभी साथ में नहीं आएगा, L के साथ आपका पाथ आ सकता है, V के साथ आपका पाथ आ सकता है। ओके, एवरीबडी able to understand this concept? One last thing before we get to write, EX is E, अगर LP बोलूंगा means static list of locations। ये एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, कोई कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, कोई कोई में ये लिस्ट भी हो सकता है, बट स्टैटिक होगा ये। ओके, विद इन अ पाथ,
ठीक है। पाथ मतलब मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को ये चेंज करना है, जैसे मैं फिजिकल पाथ बताता हूँ, एक्चुअल में वो लोकेशन वाइज पाथ लेगा। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर जहां पर मिहिर नाम का फोल्डर है, ये उसी पाथ में उसको लेना है। तो उसी पाथ में वो लिस्ट ऑफ लोकेशन ढूंढेगा, उसी पाथ के अंदर ये अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा, मतलब उसको रिप्लेस कराएगा। ओके, तो न्यू डेस्टिनेशन उसी के अंदर होगी। तो मैंने उसको थोड़ा स्पेसिफाइज कर दिया। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक और चीज आती है विच इज ई एक्स ई सी वी, सॉरी ई, दिस स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो ई है ना, उसका मतलब होता है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कभी भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट 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 एनवायरनमेंट में चलती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है गेस्ट एनवायरनमेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गेस्ट वाले यूजर्स को लॉगिन मिलेगा। एक होता है एडमिन यूजर एनवायरनमेंट, जिसमें आपको एडमिन यूजर को लॉगिन मिलेगा। ठीक है, एक होता है कर्नल एनवायरनमेंट, जहाँ पे कर्नल की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। एक होता है कर्नल बेसिक और कर्नल एडवांस, बहुत सारी अलग अलग एनवायरनमेंट्स होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजर, एडमिन, कर्नल, हर किसी का अलग 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 एनवायरनमेंट है, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो मुझे उनको बताना पड़ेगा कि भैया ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो जब मैं इस एनवायरनमेंट में हूँ उसी टाइम पे मुझे रिप्लेस करना है, या इस एनवायरनमेंट के अंदर ही, मतलब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ गेस्ट के अंदर ही मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शन उनको दी जाए कि उसको एक लीन में दूसरी जगह पर रिप्लेस करवा दूँ। ठीक है, तो मैं उसको एनवायरनमेंट स्पेसिफिक भी कर सकता हूँ। ओके, सो इसका मतलब क्या, वी विल प्रोवाइड द एनवायरनमेंट in which this replacement would be carried out. ठीक है, एनवायरमेंट के साथ पाथ वो नहीं लेता है, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि अगर हमने एनवायरमेंट स्पेसिफिक किया तो हर एक एनवायरमेंट में अलग 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 टाइप के पाथ होते हैं। ओके, तो वो कुछ एनवायरमेंट में पाथ चलेगा, कुछ एनवायरमेंट में पाथ नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द पाथ अलोंग विद द एनवायरमेंट। सो इन टोटल अगर मैं इसके कॉम्बिनेशंस बोलूं, ठीक है, तो टोटल अगर मैं इसके कॉम्बिनेशंस आपको मैं बताना चाहता हूं, तो कॉम्बिनेशंस इसके कौन कौन से बन सकते हैं। एक तो बेसिक EXEC, ये एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, इट विल वर्क्स ऑन द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा EXEC-L, ठीक है, ये एक स्टैटिक लिस्ट हो गया, L के साथ आपने P हो गया, विच इज स्टैटिक प्लस पाथ। EXEC हो गया VP, विच इज डायनामिक प्लस पाथ। ओके, EXEC-LE, विच इज बेसिकली स्टैटिक, मतलब आपने क्या किया, एक एनवायरमेंट दे दिया, उस एनवायरमेंट के अंदर कुछ स्टैटिक लिस्ट दे दी, विच इज स्टैटिक प्लस एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट को मैं ENVT से रिप्रेजेंट करता हूं। सिमिलरली आप समझ गए होंगे कि EXEC हो जाएगा VE, विच इज डायनामिक सिलेक्शन अमॉन्ग द गिवन एनवायरमेंट ओनली। और साथ में ये LVPE अलग से तो आ ही सकता है। ओके, हाँ, सो स्टैटिक एंड डायनामिक इन टर्म्स ऑफ ओएस क्या होता है कि जैसे आप स्टैटिक दिया, स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि उसको कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से, मतलब मान लो कि आपने बोल दिया कि भैया मुझे लोकेशन नंबर 1000 2000 3000 4000 5000 के अंदर ही अपने प्रोग्राम को रिप्लेस करना है। फिक्स, मेरे पास फिक्स ये रूल है। ठीक है, ये बेसिकली वो क्या करता था, रिप्लेस करता था। ओके, बेसिकली इट डज अ रिप्लेशन फ्रॉम द न्यू लोकेशन। तो आपने लोकेशन नंबर दे दिया कि भैया मुझे 1000 2000 3000 4000 5000 पे ही करना है। ओके, और मुझे कहीं और अपना रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इसमें से कोई भी जगह पर वो नहीं मिला तो वो फेलियर हो जाएगा, मतलब सब जगह ऑलरेडी फुल है तो रिप्लेस नहीं हो जाएगा और वो फेलियर हो जाएगा विद रीजन। ठीक है, डायनामिक में आपने क्या बोला कि भैया मुझे ऐसा कुछ स्टैटिक नहीं रखना है,
मुझे रखना है कि मेरा प्रोग्राम जिस तरह से एग्जीक्यूट होता है, मेरे प्रोग्राम की साइज जैसे बढ़ती है, उस हिसाब से जो भी पर्टिकुलर मेरा एनवायरमेंट सही बैठता है अभी के लिए, आई वुड नीड टू कीप इन दैट एनवायरमेंट। ठीक है, लेकिन मैं अपनी खुद की कुछ कंस्ट्रेंट दूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की कंस्ट्रेंट्स के ऊपर मैं अपनी खुद की कुछ कंस्ट्रेंट दूंगा। दैट्स हाउ इट रिप्रेजेंट डायनामिक। ओके, हाँ, EXCC और EXCC भी अकेला आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि EXCC भी अकेला आ सकता है, EXCC भी अकेला आ सकता है। अगर आपने पाथ स्पेसिफाई किया तो वो हर एक एनवायरमेंट में, हर एक पर्टिकुलर उसमें जो भी पाथ होगा उस पाथ को वो सिलेक्ट। सिस्टम कॉल, तो सिस्टम कॉल बेसिकली क्या था कि कोई भी यूजर लेवल प्रोसेस जब भी कर्नल लेवल प्रोसेस को कॉल करता है, दैट्स वी कॉल्ड एज सिस्टम कॉल। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन वेदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज थ्रेड। Okay, a very basic understanding about a thread. It's basically a lightweight process. Lightweight process का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पे एक तराजू पे आपने प्रोसेस को रखा, एक जगह पे एक तराजू पे आपने थ्रेड को रखा तो थ्रेड ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कुछ। ठीक है, सो इट्स बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस which shares multiple resources among each other and due to which its size decreases। उसकी साइज डिक्रीमेंट होती है, उसके साथ फायदा क्या होता है? कम्युनिकेशन इज फास्टर, कम्युनिकेशन स्पीड इज इंक्रीजिंग and execution speed also increase। ठीक है, तो थ्रेड इन शॉर्ट कहने के लिए बात करूं तो एक प्रोसेस ही है, उसको कोई सब प्रोसेस, माइक्रो प्रोसेस, मिनी प्रोसेस ऐसा कोई नामो निशान नहीं दे सकते, वो खुद ब खुद एक प्रोसेस है। बट उसको हम लाइट वेट प्रोसेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रोसेस की जैसे सारी की सारी डेटा को अपने पास रखता नहीं है। ठीक है, वो क्या करता है बेसिकली, इट विल टेक इनटू कंसिडरेशन, मान लो ये आपकी पूरी एक प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज योर एंटायर प्रोसेस। उसके अंदर अगर मैं आपको मल्टीपल थ्रेड्स बोलता हूं, जैसे कि एक T1 है, एक T2 है, एक T3 है, एक T4 है, तो सभी थ्रेड कोड, प्रोसेस का कोड, प्रोसेस का डेटा, प्रोसेस के रिसोर्सेज को शेयर कर लेगा। ठीक है, सो आपको अगर याद होगा कि प्रोसेस के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग होती है। ओके, और हम कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि कोड है, डेटा है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ रखते थे? प्रोसेस इन मेमोरी में रखते थे। ठीक है, और रिसोर्सेज हम लोग कहाँ रखते थे? पीसीबी में रखते थे। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ विच, जैसे कि हर एक प्रोसेस की अलग 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 कोड है, अलग 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 डेटा है, मतलब उसके कोई ग्लोबल वेरिएबल समझ लो, लोकल वेरिएबल समझ लो, ये सब जो है हर एक प्रोसेस का अलग अलग है, तो आपको उसके लिए कुछ जगह रोकनी पड़ेगी। अब मैं क्या बोलता हूं कि भैया थ्रेड जो है उसका खुद का कुछ नहीं है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस का उठाएगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस का उठाएगा जो पर्टिकुलर डेटा है, तो उसको अलग से मेमोरी में जगह नहीं रोकनी पड़ेगी। दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट बेनिफिट। ठीक है, दूसरा मतलब जगह थोड़ी कम हो जाएगी, उसके पास भी अपने खुद का एग्जीक्यूशन और सब होगा। ठीक है, लेकिन वो जगह थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा, रिसोर्सेज वो प्रोसेस का लेगा, तो जो पीसीबी में उसकी एंट्री है उसकी साइज कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा वो क्या होता है, सारे के सारे रिसोर्सेज को शेयर करता है। ठीक है, रिसोर्सेज को शेयर करता है, इसका मतलब क्या होगा? कम्युनिकेशन फास्टर। हमने देखा था शेयर्ड मेमोरी मॉडल, जिसके अंदर अगर कोई रिसोर्सेज होगी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इन द शेयर्ड मेमोरी मॉडल, अगर कोई भी अपने पास रिसोर्सेज है तो वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज आपस में शेयर होता है, इससे कम्युनिकेशन फास्टर हो जाती है। तो ये उसी प्रिंसिपल पे थ्रेड वर्क करता है। ओके, ओके,
तो ये काम मैं प्रोसेस के अंदर प्रोसेस से भी कर सकता था। अगर मान लो कि मेरे पास एक प्रोसेस है, मैं उसके अंदर एक सब प्रोसेस बना के भी काम कर सकता था। कैसे बना था? वी फॉर्क से, ठीक है। लेकिन ये जो सब प्रोसेस बनता, ठीक है, इट वुड हैव इट ओन मेमोरी, ठीक है। ये तो प्रोसेस की मेमोरी खा रहा था, ठीक है, लेकिन ये कोई और प्रोसेस के साथ, मान लो कि सेकंड सब प्रोसेस है, दोनों में कुछ भी शेयरिंग नहीं होता। ओके, अगर शेयरिंग करना पड़ता तो मैन्युअली करना पड़ता, इट शुड बी मैन्युअली शेयर्ड, ठीक है। कितना पोर्शन शेयर करेंगे, क्या करेंगे, वो सब आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इन दिस टाइप ऑफ सिनारियो प्रोसेस और सब प्रोसेस डज नॉट वर्क। सो थ्रेड्स का फायदा ये रहता है, इफ यू आर टेकिंग अबाउट अ थ्रेड, हम लोग थ्रेड बनाते ही क्यों है? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन, इट इज द फास्टर एग्जीक्यूशन, फास्टर एंड यू कैन से कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, मतलब वो पैरेलली वर्क कर सकती है क्योंकि रिसोर्सेज शेयर्ड है, ठीक है। फास्टर कंटेक्स्ट स्विचिंग, क्योंकि साइज छोटी है, अगर साइज छोटी है तो आप उसको फटाफट कंटेक्स्ट स्विच कर सकते हो कि भाई इसको, या अभी ये थ्रेड नहीं, अभी दूसरी थ्रेड कर, दूसरी थ्रेड नहीं, पहली थ्रेड कर, ठीक है। सो फास्टर कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मोबाइल पड़ा है, आपको मोबाइल को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना है, आप इजीली कर लोगे। अभी आपके सामने एक चेयर पड़ी है, आपको चेयर को हटा के एक जगह से दूसरी जगह पे करनी है, आप क्या करोगे? चेयर को दो हाथ से उठाओगे और रख दोगे, जो मोबाइल से ज्यादा आपको एनर्जी लगती है, ठीक है। उसके उसके अलावा बाइक आपके सामने पड़ी है, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हटाना है, ठीक है, बिना चलाए, तो कैसे करोगे? आपको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। सो द सेम थिंग हैपेंस हियर, जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती है, द कंटेक्स्ट स्विचिंग विल आल्सो टेक टाइम। Okay, so threads are having this many advantages. Okay, that's why we are preferring threads over subprocess. ओके तो एक के अंदर सब प्रोसेस भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मैन्युअली शेयर करना पड़ता। अब जितने भी प्रोसेस क्रिएट कर रहे हो उसको आपको मैन्युअली इंटरवेंशन चेक करना पड़ता, अगर उसका सही से नहीं हुआ तो देखना पड़ता क्या दिक्कत आई है एंड ये सब, ठीक है। सो दिस वुड बी अ वेरी लॉन्ग एंड द हेक्टिक टास्क। उसके बेटर है कि हम लोग इसके थ्रू काम कर सकते हैं। हम थोड़ा यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स के बारे में भी समझेंगे। बेसिकली देखने जाए तो बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अपनी खुद की थ्रेड बनाई है, जैसे जावा में थ्रेड बनाई है, पाइथन में थ्रेड बनाई हुई है, ठीक है। पोसिक्स एक पर्टिकुलर विच इज अ यूनिक थ्रेड, पोसिक्स इज बेसिकली अ प्रोसेस इन यूनिक्स। ओके, तो ये इस टाइप की जो थ्रेड्स है उसको हम कहते हैं अ यूनिक्स पर्टिकुलर थ्रेड, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अपना खुद का थ्रेड होता है, ओके। और ये थ्रेड्स हर एक पर्टिकुलर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने भी बनाई है। तो किसी में भी आप ये बात करो तो बेसिकली थ्रेड्स का मैकेनिज्म ये होता है कि उसको आप कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग में से किसी को कुछ आइडिया है कि जावा में या पाइथन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थ्रेड कैसे वर्क करती है, तो मेरे पास एक, अगर मान लो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड होती है विच इज अ मेन थ्रेड, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कैसे वर्क होता है। बाय डिफॉल्ट अ प्रोसेस इज हैविंग अ पर्टिकुलर मेन थ्रेड, ओके, जिसको हम लोग बेसिकली अ डोमेन थ्रेड भी कहते हैं, विच इज अवर मेन थ्रेड विच इज ऑलवेज इन द एग्जीक्यूशन, ओके। सो जब भी मेरा प्रोसेस कोई रन करता है, ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाय डिफॉल्ट एक मेन थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन होता है, जिसको हम लोग डायमंड थ्रेड भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसी को भी ना आइडिया हो तो डेमन थ्रेड भी कहते हैं। अब अगर मैंने एक और थ्रेड एग्जीक्यूट की तो क्या हो जाएगा? मान लो कि मैंने थ्रेड 2 बनाई, तो ये दोनों थ्रेड एक साथ पैरेलली वर्क करेगी, ओके। दिस इज बेसिकली अ पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेम प्रोसेस। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई अगर कभी भी प्रोसेस में मेरे पास मल्टीपल थ्रेड्स होती है,
ठीक है, तो उसका पैरेलल एग्जीक्यूशन रहता है। ओके तो अगर मान लो कितनी भी मैं थ्रेड्स बनाता हूँ, कितनी भी थ्रेड्स को मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ, तो वो थ्रेड हमेशा अपने अपने अलग अलग कॉल स्टैक पे रन होगी। ओके दैट्स व्हाट द स्टैंडर्ड व्हिच इज बीइंग फॉलोड फॉर दिस पर्टिकुलर थ्रेड्स। ओके ओके नाउ हमारा, अगर मैं ओएस थ्रेड्स की बात करता हूँ, इफ आई टॉक रिलेटेड विद दी ओएस थ्रेड्स, तो ओएस थ्रेड्स में आइडियली आपके पास दो टाइप की होती है, वन इज अ यूजर एंड अ पर्टिकुलर कर्नल थ्रेड। Okay, so we are having a user and a kernel thread inside this. यूजर थ्रेड एंड कर्नल थ्रेड दोनों अपने अपने काम को कभी भी इंटरेक्शन नहीं करेगी। ओके सो देर इज दिस बोथ आर टोटली ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर। ओके इसका मतलब क्या होता है कि यूजर थ्रेड कुछ भी काम करे, उसको कभी भी कर्नल थ्रेड से लेना देना नहीं होता। ठीक है, मतलब कर्नल थ्रेड उसके कोई भी काम में टांग टांग नहीं अड़ाएगी, एंड कर्नल थ्रेड कोई भी काम करे तो यूजर थ्रेड उसमें कुछ भी टांग नहीं अड़ाएगी। ओके सो बोथ आर नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ ईच अदर एग्जीक्यूशन। ओके सो दोनों के दोनों पास कोई भी नॉलेज नहीं होगा एक दूसरे के एग्जीक्यूशन का। अब यूजर कर्नल का जो मैपिंग होता है, मतलब यूजर अपनी अपनी मर्जी से अपना काम कर सकती है, कर्नल अपनी मर्जी से अपना काम कर सकते हैं। यूजर थ्रेड जो भी होती है, ओके उसमें और कर्नल थ्रेड में देर आर फोर टाइप्स ऑफ मैपिंग, फोर टाइप्स ऑफ मैपिंग रहती है। विच इज वन टू वन, वन वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। ठीक है, वन टू वन का मतलब क्या होता है, एक यूजर थ्रेड के करस्पॉन्डिंग एक कर्नल थ्रेड। सो वन टू वन क्या कहता है, एक यूजर एक कर्नल, ये बेसिकली मतलब होता है वन टू वन का। वन टू मैनी का मतलब क्या होगा, वन यूजर मैनी कर्नल। मैनी टू वन का मतलब क्या होगा, मैनी यूजर वन कर्नल। एंड मैनी टू मैनी का मतलब समझ चुके होंगे, ये मैनी टू मैनी होगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये मैनी टू वन नहीं होगा। मैनी टू मैनी का मतलब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इट इज मैनी यूजर एंड मैनी कर्नल। ठीक है, तो जो भी मेरी यूजर थ्रेड कर्नल थ्रेड होती है, जब वो इस चार मैपिंग में डिवाइडेड होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कभी भी कोई यूजर थ्रेड को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कर्नल थ्रेड की जरूरत पड़ती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये मैपिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं वन टू वन मैपिंग लूंगा, अगर मैं वन टू वन मैपिंग लूंगा, तो एक यूजर थ्रेड हमेशा एक कर्नल थ्रेड के साथ ही कोऑर्डिनेट करेगी। ओके एक यूजर थ्रेड हमेशा एक कर्नल थ्रेड के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, सेकंड यूजर थ्रेड हमेशा विद द सेकंड कर्नल थ्रेड। ओके ये अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि कर्नल थ्रेड्स इतनी ज्यादा बनाने की अपने को जरूरत नहीं है, बिकॉज अ पर्टिकुलर कर्नल थ्रेड की आपको जरूरत कब पड़ती है, जब आपको कुछ उसके करस्पॉन्डिंग टास्क कराना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको कुछ सिस्टम कॉल करना है, इफ आई वांटेड टू डू अ पर्टिकुलर सिस्टम कॉल, तभी मेजरली मुझे कर्नल की जरूरत पड़ेगी। ओके जैसे कि मैंने देखा कि भाई हमने बताया था कि प्रोसेस में सिस्टम कॉल होता है, तो ये प्रोसेस के अंदर इंटरनली थ्रेड काम करता है। तो प्रोसेस क्या कर देगा कि भैया ये काम थ्रेड को दे देगा कि भैया थ्रेड तुम जाके इसका सिस्टम कॉल करके मुझे रिस्पॉन्स दे दो जो मुझे देना चाहते हो।
ठीक है। सो ये बेसिकली सिस्टम कॉल कर्नल और यूजर पे डिपेंडेंसी क्रिएट कर देगा। ये 1 to 1 जो होगा, इट इज द सेम यूजर, जितने सेम होगा सेम नंबर ऑफ यूजर्स एंड कर्नल थ्रेड रिक्वायर्ड। इसीलिए ये जो अप्रोच है इट्स नॉट अ करेक्ट अप्रोच, ये अप्रोच आपका सही अप्रोच नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वन कर्नल थ्रेड इज हैविंग एन एबिलिटी टू सर्व मल्टीपल यूजर थ्रेड्स। तो अगर हमारे पास बहुत सारी यूजर थ्रेड्स होगी तो एक कर्नल थ्रेड के पास उसकी एबिलिटी है कि वो मल्टीपल यूजर थ्रेड को सर्व कर सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई 1 to 1 अप्रोच इज नॉट गुड। और सिमिलरली दूसरा अप्रोच क्या कहता था? वन यूजर टू मैनी कर्नल। ओके, सिमिलरली दूसरा अप्रोच जो हम बोल रहे हैं 1 to many, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। मतलब 1 user to many कर्नल, वॉट ऑल्सो नॉट गुड। सो प्रैक्टिकली हमारे पास सिर्फ दो ही अप्रोच यूज होते हैं, विच इज वन कर्नल टू मैनी यूजर एंड मैनी कर्नल टू मैनी यूजर। Okay, so the thing is, this is what is being used practically. ओके, तो ये वाला चीज आप लोग को समझ में आ गया कि एक कर्नल बहुत सारे यूजर थ्रेड को हैंडल कर सकता है, क्योंकि उनको करना क्या है बेसिकली, उनको क्या करना है, जब भी कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आती है तो आपको उसको इश्यू करके उसका रिस्पॉन्स सेंड करना है, बाकी आपको कोई जगह पे इंटरेक्शन नहीं करना है। ओके, सो कर्नल टू यूजर की रिक्वेस्ट मेजरली आपको कब आएगी? विद द कंसेप्ट ऑफ द सिस्टम कॉल। ठीक है, जब सिस्टम कॉल होगा उसी टाइम पे द यूजर वुड बी रिक्वेस्टिंग अ कर्नल कि भैया मुझे उसका रिस्पॉन्स चाहिए। ओके, तो उस टाइम में आपको 1 to many या 1 to 1 रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो आइडियली हमारे पास चार टाइप की मैपिंग है, बट सिर्फ दो टाइप की मैपिंग मेजरली यूज होता है, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। ओके, मैनी टू मैनी क्यों यूज होती है? सबको समझ में आया मैनी टू वन क्यों होती है? एवरीबडी, दिस मैनी यूजर टू वन कर्नल, ये वाली क्यों होती है? क्योंकि एक कर्नल है वो बहुत सारी को हैंडल कर सकता है। ओके, एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्लो? ओके, मैनी टू मैनी की जरूरत क्यों पड़ सकती है, ये चीज एक बार ध्यान से समझ लो। आइडियली आपको इसकी जरूरत, इट इज रिक्वायर्ड ओनली इफ, रिक्वायर्ड एज if some kernel thread are not working at this particular point of time, are not working currently, और BC। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वन कर्नल टू मैनी यूजर है। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है, ये सब एक ही कर्नल थ्रेड के पास कर रहे हैं। ओके, और करंटली ये वाली थ्रेड है वो बहुत ज्यादा बिजी है और नॉट एक्टिव, बिजी है या तो फिर एक्टिव नहीं है, मतलब उसको किसी ने स्लीप कर दिया गया है, थ्रेड में स्लीपिंग मैकेनिज्म और ये सब भी होता है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये स्लीप है तो इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू ऑलवेज कीप वन एक्स्ट्रा थ्रेड K2 फॉर डूइंग दिस। इसीलिए दिस इज रिप्रेजेंट एज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। ओके, ये स्ट्रेटेजी किसकी है? दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर मैपिंग यूजर टू कर्नल। Okay, so this is how the mapping of user and the kernel thread happens.
Everybody able to understand about how this particular concept happens of threading? थ्रेडिंग का फायदा क्या होता है? थ्रेड आप जब भी क्रिएट करते हो उसका व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ थ्रेड? ओके, दूसरा, जब भी मैं थ्रेड को क्रिएट करता हूं तो मेरे पास यूजर कर्नल दो टाइप की थ्रेड्स हो सकती है इनसाइड द सिस्टम। तो जो यूजर थ्रेड है वो कर्नल थ्रेड को कोई भी टाइप की इंटरेक्शन नहीं करती, मतलब कुछ भी चीज में वो इन बिटवीन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, और कर्नल यूजर पे नहीं करती। जब भी यूजर थ्रेड को कोई सिस्टम कॉल की जरूरत पड़ती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल कॉल दी कर्नल थ्रेड। ओके, K1 and K2 works in the fair sharing mode such that if K1 is serving users, K2 would do some other task. Okay, and vice versa. ओके, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, वापस दोहरा रहा हूं कि थ्रेड्स है, कर्नल लेवल की थ्रेड्स है, तो कम्युनिकेशन फास्टर हो सकता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है कम्युनिकेशन इन दोनों इन सब के बीच में। सो बिकॉज ऑफ विच ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि दोनों ने की यूजर का काम कर लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि K1 ने कर दिया हो और तब तक K1 K2 भी कर लिया हो, कम्युनिकेशन हो, तब तक उस दोनों ने काम कर लिया हो। ओके, दैट वॉन्ट बी द पॉसिबल। ऐसा प्रोसेस में हो सकता है बट नॉट इन द कम्स ऑफ द थ्रेड्स। ओके, सो पहला हम देखते हैं कि context switch is faster in the kernel supported thread। ठीक है, हमने सबसे पहली चीज देखी कि जो context switch होता है वो कर्नल सपोर्टेड थ्रेड में आपका फास्टर होता है। ओके, सो context switch यूजर लेवल और कर्नल लेवल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर? व्हाट कैन बी सीड इन दिस टाइप ऑफ सिनारियो? क्या लगता है पहला स्टेटमेंट के बारे में लोगों का क्या लगता है अबाउट द कंटेक्स्ट स्विच इज फास्टर इन द कर्नल लेवल थ्रेड? सो अगर मैं कंटेक्स्ट स्विचिंग की बात करता हूं जब भी, ओके, सो कंटेक्स्ट स्विचिंग की बात अगर हम करते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दी कर्नल सपोर्टेड थ्रेड है उसमें भी उस तरह से रहेगा और यूजर सपोर्टेड थ्रेड में भी उसी तरह से रहेगा। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर सिंपल सी बात में बोलेंगे कि कंटेक्स्ट स्विच जो कर्नल सपोर्टेड थ्रेड है उसमें थोड़ा सा और फास्ट हो सकता है एज कंपेयर टू यूजर, क्योंकि नंबर ऑफ थ्रेड्स थोड़ी कम रहती है। ओके, यूजर लेवल थ्रेड पे अगर कोई सिस्टम कॉल होता है, इफ यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर सिस्टम कॉल इनसाइड अ पर्टिकुलर यूजर लेवल थ्रेड, ओके, तो क्या वो सिस्टम कॉल पूरे के पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर सकता है? Is it possible to block the entire process based on this? So now what we can think here? Okay, let's try to think in a proper understanding matter. So सबसे पहला आपको क्वेश्चन है कि context switch is faster in the kernel level thread. ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास यूजर लेवल थ्रेड हो या तो फिर कर्नल लेवल थ्रेड हो, एक बेनिफिट आपको कर्नल लेवल थ्रेड पे ये मिलता है कि कर्नल लेवल थ्रेड are what are less in number। ओके, लेकिन अगर ये लेस इन नंबर है इसका मतलब ये नहीं कि कंटेक्स्ट स्विच वुड बी पर्टिकुलरली फास्टर। ओके, तो कंटेक्स्ट स्विच वुड बी द सेम एज यूजर लेवल थ्रेड, ये चीज हमेशा ध्यान रखना।
सो कंटेक्स्ट स्विच क्यों सेम में से रहते हैं, क्योंकि देखो कर्नल हो या फिर वो यूजर हो, दोनों पे काम तो एक जैसा ही चलेगा। ओके चाहे वो कोई कर्नल हो चाहे वो यूजर हो, दोनों पे काम एक तरह ही चलेगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज सेम इन बोथ। ओके सो दैट्स व्हाई ए आपका सही ऑप्शन नहीं है। एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड? सबको ये चीज समझ में आई कि कर्नल लेवल थ्रेड हो या यूजर लेवल थ्रेड हो, दोनों में ये डिफरेंस आपका रह सकता है। देयर कैन बी वन ऑफ द डिफरेंस विच कैन बी सेड क्या, आप क्या बोल सकते हो उसको, कि जो भी आपकी पर्टिकुलर कर्नल लेवल थ्रेड है वो कम नंबर में एग्जीक्यूट होगी, लेकिन वो यूजर के जैसे ही अपना एग्जीक्यूटिंग करेगी। ओके व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? यूजर लेवल थ्रेड पे आइडियली अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूं, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि यूजर लेवल थ्रेड कैन ब्लॉक द एंटायर प्रोसेस, सिस्टम कॉल कैन ब्लॉक द एंटायर प्रोसेस। आइडियली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि अगर मैं कभी भी कोई यूजर लेवल थ्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो कभी भी पर्टिकुलर दूसरी थ्रेड को वो ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं उसकी एक मेन प्रोसेस को कर रहा हूं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टम में ऐसा कुछ इश्यू आया है कि देयर इज अ पर्टिकुलर पार्ट विच आई नीड टू एग्जीक्यूट फर्स्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग कि जब भी मेरी मैं आप वर्ड की एप्लीकेशन को ओपन करते हो फ्रेंड्स, अब आपका आपने वर्ड की एप्लीकेशन को ओपन की है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप वर्ड को ओपन कर रहे हो, एक थ्रेड का काम होता है कि वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन करना। जब तक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होता, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम नो अदर थ्रेड वुड बी डूइंग एनीथिंग। So it blocks the entire process and it is only doing the system call of opening. तो जो भी रिस्पॉन्स आता है उसका ही पर्टिकुलर उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स बेसिकली मेकिंग all other process to wait. Okay, so that's why the first one is false, the second one is true. कर्नल के भी शेड्यूल इंडिपेंडेंटली, हाँ वही शेड्यूल इंडिपेंडेंटली तो कर ही सकते हैं। कर्नल सपोर्टेड थ्रेड्स को आपको किसी भी पर्टिकुलर में डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। यूजर लेवल थ्रेड भी कैन बी शेड्यूल्ड इंडिपेंडेंटली, उसको भी कर्नल लेवल थ्रेड की जरूरत नहीं होती। ओके और दोनों एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। ओके सो आंसर वुड बी बेसिकली ए। ओके सो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लो कि मैं एक पेरेंट प्रोसेस हूं, ओके बहुत ही सिंपल है। पेरेंट ने कभी भी एक फॉक को कॉल किया तो क्या हो जाएगा, फॉक एक और चाइल्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। अब जब भी एक फॉक जनरेट होगा ना, तो ये दोनों के करस्पॉन्डिंग होगा, इसके भी होगा इसके भी होगा, मतलब वो हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग करता है। तो एक पेरेंट का एक और चाइल्ड जनरेट होगा, ये चाइल्ड का एक और चाइल्ड जनरेट होगा। वापस जब भी मैं तीसरा फॉर करूंगा तो वो सभी पे जनरेट होगा, तो इसका भी एक और चाइल्ड, इसका भी एक और चाइल्ड, इसका भी एक और चाइल्ड, इसका भी एक और चाइल्ड। सो टोटल अगर मैं देखने जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चाइल्ड। तो अगर मैं कभी भी एन फॉर का एग्जीक्यूशन करता हूं, ठीक है, एन फॉर्क होगा तो 2 raised to n टोटल प्रोसेसेस, एंड 2 raised to n - 1 चाइल्ड प्रोसेसेस। ओके सो 2 raised to n आपकी टोटल प्रोसेसेस होगी, एंड 2 raised to, अगर कोई पेरेंट है वो जब भी कोई फॉर्क को एग्जीक्यूट करता है, पेरेंट एग्जीक्यूट अ फॉर्क, ठीक है, तो एक चाइल्ड प्रोड्यूस होता है, दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। मैं उसको थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूं, दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड। अब ये दोनों की दोनों जब फॉर्क को एग्जीक्यूट करेंगे, सो आई वुड बी हैविंग सम सेकंड चाइल्ड। तो ये मेरा जो होगा, फॉर एग्जांपल ये पेरेंट भी एक चाइल्ड को जनरेट करेगा, ये चाइल्ड भी एक चाइल्ड को जनरेट करेगा, दिस इज माय सेकंड एंड दिस इज माय सेकंड चाइल्ड, ठीक है। अब उसके बाद
अगर मैं थर्ड बार फॉक एग्जीक्यूट करता हूं, दिस इज माय थर्ड टाइम फॉक, ठीक है, जब भी मैं थर्ड टाइम करता हूं तो चाइल्ड का भी एक चाइल्ड होगा विच इज द थर्ड चाइल्ड, ये पेरेंट का भी एक चाइल्ड होगा विच इज द थर्ड चाइल्ड, इसका भी एक चाइल्ड जनरेट होगा विच इज बेसिकली माई थर्ड चाइल्ड एंड दिस इज माई थर्ड चाइल्ड। तो अगर आप टोटल काउंट करोगे तो 4 इधर, 2 इधर और 1 इधर, टोटल देयर आर 7 चाइल्ड्स। सो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर कभी भी एन टाइम में फॉक को एग्जीक्यूट करता हूं तो 2:n टोटल प्रोसेस, मतलब पेरेंट को मिला के 2:n प्रोसेस एंड चाइल्ड हो जाएगा बेसिकली 2:n-1। सिंपल, सो द आंसर वुड बी सी। ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। ओके मैंने अभी डिस्कस किया बेसिकली ये i इक्वल टू 0 टू n माइनस माइनस i लेस देन n i प्लस प्लस, सो बेसिकली आई एम इटरेटिंग फ्रॉम 0 टू n-1 टाइम फॉर, सो बेसिकली ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, सो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस पूछा है विच इज 2:n-1। ठीक है, सेम क्वेश्चन विच इज इन द डिफरेंट फॉर्मेट, नथिंग एल्स। ओके ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। यहां पर आपको दिया है फॉक इक्वल टू 0, इनको क्या कहने की क्या कोशिश करता है क्वेश्चन में, सिंपल सा लॉजिक है। देखो अगर फॉक की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, मतलब बेसिकली ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि पेरेंट ने एक फॉक एग्जीक्यूट किया, ठीक है, मतलब फॉक सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट किया, अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हुई तो वो ये कोड सेगमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो ये कोड सेगमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ओके सिंपल लॉजिक। सो फॉक की वैल्यू इक्वल टू 0 कब हो सकती है? व्हेन द वैल्यू ऑफ फॉक कैन बी, मतलब फॉक का आउटकम 0 कब हो सकता है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फॉक कैसे वर्क करता है। एनीबडी चैट पे बता सकता है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ फॉक कैन बी इक्वल टू 0? ओके सो बेसिकली जब भी कोई सक्सेस हुआ, फॉर एग्जांपल फॉक में अगर सक्सेस हुआ एंड चाइल्ड के पास वैल्यू 0 जाएगी, पेरेंट के पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यू विच इज द प्रोसेस आईडी ऑफ चाइल्ड जाएगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये a इक्वल टू a प्लस 5 वाला कोड कौन एग्जीक्यूट करेगा? इट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय चाइल्ड, और ये वाला कोड एग्जीक्यूट कौन करेगा? बाय पेरेंट। तो जिसको भी समझ में नहीं आया, नाउ ट्राई टू थिंक वंस अगेन कि भाई चाइल्ड कुछ कोड एग्जीक्यूट कर रहा है और आपको बोल के रखा है कि भी कुछ वैल्यूज है जो यूवी बी द वैल्यूज पेरेंट प्रोसेस प्रिंट कर रहा है एंड एक्स वाई बी द वैल्यूज विच इज प्रिंटेड बाय द चाइल्ड। तो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज डी है, दो वैल्यूज प्रिंट हो रही है, तो यू वी यू कैन टेक कि भाई ये पेरेंट की वैल्यूज है, मतलब ये जो परसेंटेज डी पहला है वो यू है, पेरेंट सॉरी पहला परसेंटेज डी है वो यू है, ये दूसरा परसेंटेज डी है वो बेसिकली उसका वी है। ओके नाउ व्हाट कैन बी डन? ये जो है परसेंटेज डी जो यहाँ पे लिखा है ना, परसेंटेज डी जो पेरेंट प्रिंट कर रहा है विच इज ए एंड एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो पहला परसेंटेज डी है वो यू है और दूसरा जो है वो वी है, समथिंग लाइक दैट। और सिमिलरली जो ये चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो जो पहला जो है वो बेसिकली एक्स है एंड ये जो है वो वाई है। ओके सो दिस इज अ सैंपल कोड विच इज गिवन फॉर अ पेरेंट एंड चाइल्ड। इस तरह से ही पेरेंट और चाइल्ड एग्जीक्यूट करते हैं इन द रियल सिनारियो। ओके सो पहले हम समझ लेते हैं कि देखो फॉर एग्जाम्पल ए ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू 10, ठीक है, हम सिंपल सा ये केस ले लेते हैं कि ए की ओरिजिनल वैल्यू है।
ओरिजिनल वैल्यू मतलब वैल्यू बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन होने से पहले उसकी जो वैल्यू है वो 10 है, स्टैंडर्ड रूल। ठीक है, अब पेरेंट क्या करेगा? जब भी वो पेरेंट के पास जाएगा, अब ये फॉर्क एक है जो सिस्टम कॉल है, वो कभी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भाई कब कौन सा एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो पहले से पेरेंट और चाइल्ड दोनों के पास ये ग्लोबल वैल्यू होगी ए की। ठीक है, क्योंकि ए तो हमारे पास कहीं पे कोई डिफाइन नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि ए कोई भी एक ग्लोबल वैल्यू होगी। ठीक है, सो पेरेंट क्या करेगा? पेरेंट वुड बी डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ 5। तो पेरेंट जब भी यू करेगा, यू क्या है बेसिकली, मैंने आपको बताया था ये पेरेंट का यू है। ठीक है, विच इज आपको लिखा है कि जो यू है वो पहला डेटा है विच इज ऑफ द पेरेंट। यू जब प्रोड्यूस करेगा तो वो a -5 कर देगा, मतलब इट विल डू a की वैल्यू फॉर 10 है -5 विच इज 5। यही काम जब चाइल्ड के पास जाएगा, चाइल्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इट इज प्रोड्यूसिंग x। ठीक है, तो x इक्वल टू a+5, क्योंकि चाइल्ड जब 0 होगा तब चाइल्ड एग्जीक्यूट करेगा, राइट? जब भी मेरा यहाँ पर 0 होता है तब भी मेरा चाइल्ड एग्जीक्यूट करेगा विच इज a+5। तो वो a+5 कर देगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये a की वैल्यू हम लोग बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वैल्यू रखेंगे, क्योंकि कब कौन सा एग्जीक्यूट होगा ये हमें पता नहीं है, तो दैट्स वाई हम दोनों में अलग अलग वैल्यूज रख देंगे 15। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं कि u+10 इक्वल टू x। ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जो चाइल्ड है वो क्रिएट हो ही गया? ठीक है, देखो आपको कोड में 0 दिया है, कोड में 0 दिया है। ठीक है, 0 कब होता है? तभी होता है जब चाइल्ड क्रिएट होता है। ये पहला हिंट है जो समझने के लिए कि भैया चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ। दिस इज योर फर्स्ट हिंट। ओके, सेकंड हिंट आपको बोला हुआ है कि जो चाइल्ड है प्रिंटेड बाय द चाइल्ड प्रोसेस, एक्स वाई इज प्रिंटेड बाय द चाइल्ड प्रोसेस। अब चाइल्ड प्रोसेस प्रिंट कब कर सकता है? व्हेन द चाइल्ड प्रोसेस कैन प्रिंट, अगर वो क्रिएट हुआ हो तो। So this is basically your second hint which is specifying कि भैया जो आपकी चाइल्ड प्रोसेस है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, सो दो अलग अलग हिंट यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखी है, बेस्ड ऑन विच यू विल गेट द आइडिया दैट द चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड। ओके, सो u+10 इक्वल टू x। नाउ ये भी जो है वो भी a को ही रिप्रेजेंट करता है, ये भी है वही a को ही रिप्रेजेंट करता है, सो बोथ आर रिप्रेजेंटिंग a ओनली। So the address would be same. So address of A would be same in both. Okay, so your answer would be basically C. Okay, okay. Now जैसे कि मैंने आपको बोला कि सीपीयू कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस को शेड्यूल करता है, सीपीयू कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस को शेड्यूल करता है। अब ये प्रोसेस को शेड्यूल करने का मतलब क्या होता है? इट विल बी शेड्यूलिंग फ्रॉम द रेडी टू रनिंग स्टेट, मतलब जो भी अपना रेडी स्टेट है वहां से वो उसको रनिंग स्टेट में शेड्यूल करता है। ओके, तो ये जो शेड्यूलिंग होती है, दिस शेड्यूलिंग इज टेकन केयर बाय द मेनी डिफरेंट एल्गोरिथम्स। ओके, अब ये एल्गोरिथम्स में आपको क्या क्या चीजें को ध्यान रखनी है? एल्गोरिथम्स में वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट आपका जो भी पर्टिकुलर थ्रूपुट है वो बढ़ना चाहिए। इट्स अ फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल कि जो थ्रूपुट है वो आपका क्या होना चाहिए? इट शुड बी इंक्रीमेंट। सेकंड,
response time should be reduced, waiting time should be reduced, and the last one which is the turnaround time वो reduce होना चाहिए. ओके, सो हम लोग बेसिकली थ्रूपुट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्पॉन्स टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वेटिंग टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड टर्न अराउंड टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सकता है ये आपने नेटवर्किंग में भी पढ़ा होगा, परफॉर्मेंस. ओके, so throughput basically you can say very simple definition, number of processes executed in the system per unit time. Unit time is basically your clock cycle. ओके, सो जितनी ज्यादा हम लोग को भी जो पर्टिकुलर फंडा है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस आपकी बढ़ सकती है उतना आपको बढ़ाना है. दैट्स व्हाट द थ्रूपुट. रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है? Okay, the time in which a process gives first response. Okay, मतलब अगर कोई प्रोसेस मेरी एग्जीक्यूशन पे जा रही है तो कितने टाइम के बाद वो प्रोसेस मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स देगा, दैट द थिंग वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन इन द रिस्पॉन्स टाइम. ओके, उसके बाद आता है द कंसेप्ट रिलेटेड विद द टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम. तो पहले हम वेटिंग टाइम को समझेंगे. वेटिंग टाइम क्या होता है? द टाइम a process needs to wait in the ready queue. Okay, and turn around time it is the total time a process takes from its. Okay, so basically you can say that submission is when it had entered the ready queue entrance. So जब भी वो प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर हुई, वहां से कंप्लीशन मतलब टर्मिनेशन. आइदर इट कैन बी सक्सेसफुल और इट नॉट बी सक्सेसफुल. ओके, तो किसी भी कंडीशन में अगर ये पर्टिकुलर आपका सबमिशन टू कंप्लीशन होने के बीच में जो टाइम लगता है, दैट्स योर टोटल टर्न अराउंड टाइम. तो अपने आप मेन फंक्शन कंसेप्ट क्या है कि थ्रूपुट बढ़ाओ, रिस्पॉन्स टाइम को कम करो, वेटिंग टाइम को कम करो, टर्न अराउंड टाइम को कम करो. और ये सबसे अपने को फायदा क्या होगा? बेसिकली दिस सब मीन्स दैट एफिशिएंसी should be incremented. So basically throughput बढ़ाओ, efficiency बढ़ाओ, response time कम करो, waiting time कम करो, turnaround time कम करो. Okay, so that's the standard rule based on which हमारे पास अलग 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 this scheduling algorithm works. Okay, so to follow the requirements
we have multiple CPU scheduling algorithms. ओके तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमारे पास FCFS है, FCFS, उसके बाद द सेकंड इज SJF विच इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. देन आता है SRTF विच इज प्रीएम्प्टिव SJF. इसको हम दूसरा भाषा में क्या कहते हैं, विच इज अ प्रीएम्प्टिव SJF. प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव का डेफिनेशन एनीबडी? ओके सो प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप पढ़ रहे हो, ओके एग्जाम्पल ही सच में पढ़ रहे हो, सो अभी आप पढ़ रहे हो, बीच में कोई आ गया, आपका फ्रेंड का फोन आ गया कि यार चलो गेम खेलने चलते हैं, दैट्स व्हाट इज अ प्रीएम्प्टिव. उन्होंने क्या किया, आपको बोला, लालचू दिया गेम खेलने जाने का. ओके सो दैट्स व्हाट इज अ प्रीएम्प्टिव नेचर. ओके अगर मर्जी से पर्टिकुलर ये चीज आप करने गए, आपने सामने से किसी को फोन किया कि भाई देखो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, वी आर गोइंग दैट पर्टिकुलर पार्ट फॉर गेमिंग, वो होता है नॉन प्रीएम्प्टिव. ओके इफ यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क और आपकी इच्छा नहीं है बट समबडी इज फोर्सिंग यू कि हाँ भाई चलो गेम की बहाना आ गया, चलो निकलते हैं, ओके सो दैट्स व्हाट इज अ प्रीएम्प्टिवनेस नेचर. नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आपको सामने से ये है कि भाई ना आई नीड टू डू द गेमिंग फॉर डूइंग सम अदर पार्ट, या मुझे मजा नहीं आ रहा है तो मुझे गेम खेलने जाना है, दैट्स व्हाट इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव. वेरी सिंपल फंडा. ओके सो ये जो पर्टिकुलर जो मेरे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो ये FCFS है, इट इज ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव. क्यों नहीं आ रहा है? ओके ये जो FCFS है इट इज ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव. ओके ये जो है SJF वो नॉन प्रीएम्प्टिव. NP मतलब NP हार्ड ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, इट्स नॉन प्रीएम्प्टिव, इट्स अ बेसिकली प्रीएम्प्टिव. ये जो है ये बेसिकली मेरा नॉन प्रीएम्प्टिव, ये जो है वो मेरा प्रीएम्प्टिव. ठीक है सो हर एक प्रोसेस, हर एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम दो हिसाब से डिवाइड होता है, या तो वो प्रीएम्प्टिव या तो नॉन प्रीएम्प्टिव. एक होता है राउंड रॉबिन. ओके राउंड रॉबिन इज ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव. उसके बाद आता है फीडबैक शेड्यूलिंग. फीडबैक शेड्यूलिंग प्रीएम्प्टिव भी वर्क कर सकता है एंड नॉन प्रीएम्प्टिव भी वर्क कर सकता है. ओके फिर एक आता है मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग. that can also be a particular non-preemptive and preemptive both. फिर एक आता है मल्टी लेवल बेसिक शेड्यूलिंग. इट कैन बी ऑल्सो नॉन प्रिएम्प्टिव एंड प्रिएम्प्टिव बोथ. बट ये दोनों जो भी मल्टी लेवल है, ये दोनों यहां तक जितना भी था वो सिंगल लेवल पे काम होता था. दिस ऑल वर्क्स एट अ सिंगल लेवल. ये जितने भी मल्टी लेवल है, ओके सो ईच लेवल वुड बी यूनिक. मतलब एक लेवल पे कभी भी मैं अगर एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करता हूं तो उस पर्टिकुलर लेवल पे वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा हमेशा. ओके ईच लेवल वुड बी यूनिक ऑल द टाइम. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ये कैसे वर्क करता है बाद में. ओके सो दिस आर ऑल द सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का काम क्या था? द मेन वर्क ऑफ द सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज टू हैंडल दिस एंटायर थिंग्स. ओके सो जब भी मैं रेडी टू रनिंग करता हूं तो ये मेरा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का पार्ट है. इट्स बेसिकली द वर्क ऑफ अ सीपीयू शेड्यूलर. तो सीपीयू शेड्यूलर रेडी टू रनिंग पार्ट करने में ये अपना हेल्प करता है और ये सारा के सारा एल्गोरिथम्स उसके ऊपर से वर्क करता है. ओके दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम. इन सभी एल्गोरिथम्स में वी विल प्रिपेयर अ गैंट चार्ट्स बेस्ड ऑन द प्रोसेस.
एग्जीक्यूशन। तो जैसे ही मेरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन होती है उसके बेस पर हम लोग अपने गैंट चार्ट बनाएंगे एंड वुड कैलकुलेट द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। ओके, कुछ कुछ लोग को ऑलरेडी इसके बारे में आइडिया होगा, नहीं आइडिया है तो मैं इसका थोड़ा सा आइडिया बताता हूं। जिसको भी पहले इसका लिखना बाकी हो फटाफट लिख दो। एनीबडी पहले से जिसका भी लिखना बाकी हो फटाफट लिख दो। ओके, सो नाउ व्हाट द सिनेरियो वुड बी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस में मेरे पास कुछ टाइम होते हैं, जैसे कि एक होता है अराइवल टाइम। ये बेसिक बेसिक चीजें फटाफट समझ लो। अराइवल टाइम मीन्स व्हाट, द टाइम when process is submitted to ready queue। ये इसका अराइवल टाइम है। सबमिट कब होता है, जब उसके पास दो चीज हो जाती है, विच इज पीसीबी एंड मेमोरी एंट्री। ओके, जब ये दो चीज उसके पास हो जाती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन सी दैट दिस इज बेसिकली द प्रोसेस इज अराइव्ड। दूसरा होता है बर्स्ट और एग्जीक्यूशन टाइम। Okay, what is this burst or execution time? The time which process required, साथ में लिखते रहना ये चीज, अगर नहीं हो पाया तो बाद में भी टाइम मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। The time which process requires for its execution, मतलब उसका खुद का execution कंप्लीट करने के लिए उसको जो टाइम लगा, दैट्स व्हाट इज योर बर्स्ट टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, इट्स बेसिकली रिलेटेड विद द सीपीयू एग्जीक्यूशन। ओके, तीसरा होता है रिसोर्सेस और आईओ टाइम। ओके, सो हमने क्या देखा, अराइवल टाइम जब प्रोसेस आया, बर्स्ट या एग्जीक्यूशन टाइम, रिसोर्सेज और आईओ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, द टाइम विच प्रोसेस requires for having or for serving some resources like files, database, etc. Okay, and also wait for some IO. So basically this is a non-CPU time, which is a non-CPU execution. ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा होता है जो उसको सीपीयू के पास से चाहिए, कुछ कुछ ऐसा होता है जो नॉन सीपीयू एग्जीक्यूशन में उसका चल जाएगा। ठीक है, तो जब भी ये नॉन सीपीयू एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, वी से दिस टाइम एज इट्स वेटिंग टाइम। ओके, इस टाइम को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, ये टाइम को हम उसका वेटिंग टाइम में कंसिडर कर लेंगे, विच इज बेसिकली रिलेटेड विद द ब्लॉक स्टेट। ठीक है, ब्लॉक स्टेट का मतलब सबको पता है कि हमने देखा था कि अगर प्रोसेस को कोई भी रिसोर्सेज की जरूरत है, जैसे फाइल्स को जरूरत है या तो फिर कोई भी टाइप की उसको इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो वो क्या करता है, बेसिकली वो रनिंग से ब्लॉक स्टेट पे चला जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाट इज रिप्रेजेंटेड एज द रिसोर्सेज और आईओ टाइम। ठीक है, एक और टाइम होता है विच इज टेम्पररी स्वैप टाइम।
Okay, the time which medium term scheduler takes, medium term scheduler takes to temporarily swap out the process. ठीक है, सबको ये रीजन पता था कि हम लोग ने क्यों कर रहे थे. ये बेसिकली अगर वो रनिंग मोड पे है और कोई और प्रोसेस उससे ज्यादा हाई प्रायोरिटी नहीं है लेकिन ये लंबे समय तक चल रही है, तो हम क्या करते थे, उसको टेम्पररी टेम्प स्वैप कर देते थे. ठीक है, एवरीबडी हैड सीन दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम था. सो दिस इज बेसिकली दिस टाइम. वो जितनी टाइम यहां पर रहेगा, दिस इज बेसिकली अ क्यू, अ टेम्प क्यू. जितनी टाइम वो यहां पर रहेगा उतना टाइम हम लोग टेम्पररी स्वैप टाइम होता है. नाउ इनसाइड द इनपुट आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्या क्या दिया जाता है, उसका अराइवल टाइम क्या है, बर्स्ट और एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, रिसोर्सिस या आईओ टाइम क्या है, और ये टाइम क्या है. बाय डिफॉल्ट अराइवल टाइम यू कैन स्टेट विथ 0. अगर कुछ भी नहीं दिया है तो दिस इज द डिफॉल्ट वन. बर्स्ट या एग्जीक्यूशन टाइम बाय डिफॉल्ट, वैसे तो कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा नहीं जहां पर इसकी वैल्यू आपको ना दी गई हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि बाय डिफॉल्ट उसको फाइल ले लेते हैं. आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है जिसमें आपको ये फाइव वाली वैल्यू देनी पड़े. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई पर्टिकुलर प्रोसेस का आपको एग्जीक्यूशन टाइम नहीं दिया जाता, तो ये हमेशा 5 रहता है, विच इज ऑलवेज अ बाय डिफॉल्ट वन. ठीक है, रिसोर्सिस या आईओ टाइम ये हमेशा ये जो है वो गेट के लिए ही है. Okay, always follow this for gate, nothing else. Resources or IO time, we need to take 0 by default. मतलब अगर नहीं दिया है तो there is no resources or IO time which is required for it. मतलब ये continuous execute करता रहेगा. It will not require any particular type of input, output or resources. Okay, so यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या आता है, लेट्स से आपको कुछ प्रोसेसेस दी जाती है. You would be given certain processes. प्रोसेसेस कैसे दी जाती है, जैसे कि मैं बोलता हूँ P1, P2, P3, P4, इस टाइप की आपको अलग अलग प्रोसेसेस दी गई है. ठीक है, मैं बोलता हूँ P1 जो प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन टाइप है 5. ओके, सारे के सारे जो एग्जीक्यूशन टाइम है वी कैन टेक इनटू अ क्लॉक साइकिल टाइम यूनिट. ओके, ये मान लो ये 5 यूनिट्स है. जो P2 है मान लो कि इट इज वर्किंग फॉर 10 यूनिट्स. P3 है उसको 2 यूनिट लगते हैं. एंड लेट्स से P4 इट इज टेकिंग अराउंड 8 यूनिट्स. ओके, सो अब क्या होगा, हमारे पास अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स हैं. ओके, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये गैंट चार्ट बनेगा. अगर किसी को ऑलरेडी आइडिया है इसका गैंट चार्ट कैसे बनता है, सो मैं रेकमेंड करूंगा मेरा वेट मत करो, फटाफट बनाने लगो. ठीक है, वी नीड टू क्रिएट द गैंट चार्ट विद FCFS, LJF, ओके, एंड SJF. उसके बाद विथ प्रायोरिटी. ओके, प्रायोरिटी यहाँ पे ऐड करना रह गया था, इसको भी ऐड कर देना. प्रायोरिटी यहाँ पे ऐड करना रह गया था. ओके, वी विल ऐड द प्रायोरिटी आफ्टरवर्ड, नॉट अ प्रॉब्लम. तो हम इन चार के ऊपर से उसको समझेंगे अभी के लिए. ओके, FCFS मीन्स व्हाट, which is first come first served. ओके, अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले सर्व होगा. मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जीक्यूशन टाइम दिया है. ओके, मैंने आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम दिया है. दिस आर ऑल द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ इट. ओके, अगर मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम आपको दूंगा इसका मतलब क्या हो गया, अराइवल टाइम बाय डिफॉल्ट 0, तो हर प्रोसेस 0 टाइम पे ही आ गई है. ओके, हर प्रोसेस को जितना भी रिसोर्सेज या आईओ चाहिए वो भी 0 है. एंड जो टेम्पररी स्वैप टाइम है वो भी 0 है हर एक प्रोसेस का. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, उसका एक गैंट चार्ट बनाएंगे.
गैंट चार्ट बहुत ही सिंपल है, जिसको भी नहीं पता है फ्रेंड्स यहाँ पर देखना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, शांति से समझने की कोशिश करो, कुछ भी मत देखो। देखो FCFS है, मतलब जो पहले आया वो पहले सर्व होगा, वहलाते पहलाना धोरणे काम था। ओके, सिंपल सी गुजराती भाषा में बोले तो। ओके, तो कैसे काम होता है ये? सबसे पहले P1, फिर P2, देन P3 एंड देन P4 वुड बी एग्जीक्यूटेड। सो P1 कब आया था? इट हैज केम एट 0, एग्जीक्यूशन 5 यूनिट चलेगा। तो P1 का एग्जीक्यूशन 0 से 5 यूनिट चलेगा, 0 से 5 यूनिट। ठीक है, 0 से 5 मतलब क्या हुआ? 0 1 2 3 4। ये P1 का एग्जीक्यूशन 5 सेकंड चला या 5 यूनिट चला, एक यूनिट को मैं 1 सेकंड गिन लू फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये 5 सेकंड चला। ठीक है, तो P1 0 to 4 चला, उसके बाद P2 कब स्टार्ट होगा? 5th से स्टार्ट होगा, तो ये 4.99 पे ये खत्म हो जाएगा P1, और उसके बाद मेरा P2 आ जाएगा। P2 कहाँ से स्टार्ट होगा? याद रखना, हम लोग हमेशा जो ये डिस्कशन करेंगे वो सिंगल कोर सिस्टम पे डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स वाई हम मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट सेम टाइम पे नहीं कर सकते। ओके, सो ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। ओके, सो इसके बाद अपना P2 आएगा। P2 कितना लेता है? 10 यूनिट लेता है। तो व्हाट यू कैन से, फ्रॉम 5 to 14। अब काउंट करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो P2 ने 10 यूनिट्स लिया, तो यू कैन से P2 वुड बी फ्रॉम 5 to 14। 15 पे आपका कौन सा शुरू हो जाएगा? P3 शुरू हो जाएगा, जो 2 यूनिट लेगा। तो 15 + 2 आप डायरेक्टली कर सकते हो 17। 17 पे आपका P4 स्टार्ट हो जाएगा। P4 खत्म कब होगा? 17 + 8 पे। ओके, 17 + 8 पे अपना के अपना काम चलेगा। तो 17 + 8 कैसे होगा? 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, सो 24 पे ये अपना पूरा के पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरह से ये हुआ कंसेप्ट। तो 17 प्लस वी आर डूइंग 17 18 19 20 21 22 23 24। Okay, so 0 plus 5, 5, 5 plus 5, 5 plus 10, 15, 15 plus 2, 17, 17 plus 8, 17 plus 8, okay, 25 होगा, my mistake, क्योंकि 17 को हम काउंट करेंगे तो 17 18 एक होगा, 18 पे एक कंप्लीट हुआ, 19 पे एक कंप्लीट हुआ, 20 पे एक कंप्लीट हुआ, 30 21 पे एक कंप्लीट हुआ, 22 पे 23 24 25 पे कंप्लीट होगा। ठीक है, so this is how we are calculating the Gantt chart. Everybody able to understand the flow? How we have calculated a particular Gantt chart? ठीक है, अगर P5 होता तो वो कहां पे स्टार्ट होता है? इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 25 इटसेल्फ, क्योंकि ये बेसिकली देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है। अगर P5 होता तो हमेशा अपने को रूल याद रखना है, ये 0 to 4 ये चला, ये 5th पे स्टार्ट होगा P2, 0 + 5 कर दिया, 5 से 14 ये चलेगा, 15 पे ये स्टार्ट हो जाएगा। 15 से ये कब चलेगा? 15 to 16, 16 to 17, 17 से ये स्टार्ट हो जाएगा, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20, 20 to 21, 20 to 24, सॉरी 20 to 22, उसके बाद 22 to 23, 23 to 24 और 24 to 25। इस तरह से मेरा 25 पे ये खत्म होगा, और उसी 25 मतलब 25 जैसे ही शुरुआत हुआ 25 यूनिट, मेरा P4 खत्म हो गया, फिर P5 होता वो उसके बाद ही कंटिन्यू चालू हो जाता। इफ वी हैव P5 वो भी कंटिन्यू चालू हो जाता, सिंपल फंडा। ठीक है, सो एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्लो? ये हमने गांट चार्ट कैसे बनाया? सबसे पहले P1, सो आपको बेसिक रूल याद रखना है, अगर ये 5 यूनिट है तो 0 + 5 कर दो, अगर ये 10 है तो 5 + 10 कर दो, अगर ये 2 है तो 15 + 2 कर दो, यहाँ पे वो लिख दो, अगर ये 8 है तो 17 + 8 कर दो, जो भी होगा वो यहाँ पे लिख दो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि ये वहां से लेकर 24 की एंड तक चलेगा, 24.99 तक चलेगा, और 25 पे दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो 24.99 को हम ऑन एन एवरेज 25 ही कंसिडर कर लेते हैं, दैट्स व्हाई वी से दिस। ओके, नाउ हम लोग काउंट करेंगे वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम वुड ऑलवेज बी पर प्रोसेस, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। वेटिंग टाइम हमेशा पर प्रोसेस। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं कोई भी प्रोसेस लूं तो इट्स कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये इसका पर्टिकुलर वेटिंग टाइम होगा। उसमें से भी अपने को माइनस क्या करना है, बर्स्ट टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, सो दिस इज योर वेटिंग टाइम, यू विल टू अंडरस्टैंड। देखो, अगर मैं P1 की बात करता हूं, P1 P1 कब हुआ शुरू, P1 कब खत्म हुआ, 5 पे खत्म हुआ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 0 0 to 1 एक हुआ, 0 to 2 दो, सॉरी 0 to 2 दो, 0 to 3 3, 0 to 4 4 और 4 to 5 5। तो इस तरह से अपने 5 कंप्लीट होते हैं। ओके, ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये 0 to 1, ये 1 to 2, ये 2 to 3, ये 3 to 4 और ये 4 to 5। तो P1 कब खत्म हुआ, 5 पे खत्म होता है। सो उसका वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 5 माइनस अराइवल टाइम 0 है जो हमने बाय डिफॉल्ट ले लिया। बाय डिफॉल्ट सबका अराइवल टाइम हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है, और उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना था, 5। तो P1 को कुछ भी वेटिंग नहीं करना पड़ा एंड P1 डायरेक्टली 0 टाइम पे खत्म हो गया। ठीक है, P P2 पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, खत्म कब हुआ, 15 पे हुआ, अराइवल टाइम उसका 0 ही था, और P2 का कितना, 10 यूनिट उसका काम करना था, तो -10। तो P2 को कितना, 5 यूनिट वेट करना पड़ा। वो कौन सी 5 यूनिट थी, वो ये वाली थी जब P1 एग्जीक्यूट कर रहा था। ठीक है, अब सिमिलरली P3 की बात करते हैं। सो P3 कब खत्म हुआ, 17। हमेशा उसका राइट हैंड साइड देखो, P3 कब खत्म हुआ, 17, -0 उसका अराइवल टाइम एंड उसका कितना था, 2 यूनिट था, विच वॉज बेसिकली इट्स बर्स्ट टाइम। सो उसको कितना वेट करना पड़ा, 15। P4 की बात करें, ठीक है, ये बस टाइम 5 सेकंड्स क्यों है, बस टाइम 5 सेकंड इसीलिए क्योंकि मैंने यहां पे बताया दिस इज द एग्जीक्यूशन टाइम, जिसको आप बस टाइम भी बोल सकते हो। ओके, सिंपल। P4 कब खत्म होता है, ध्यान से समझ लो, P4 कब खत्म हुआ, 25 पे खत्म हुआ। सिंपल, सब बहुत सिंपल है। 25 अराइवल टाइम 0। ठीक है, उसका बस टाइम कितना था, 8। 8 ये 17 से 25, 8 सेकंड ये वर्क किया था, या 8 यूनिट वर्क किया था। सो इट वुड बी 8। सो 25 -8 अगर आप कर लोगे तो यू विल गेट 17। सो दिस इज दी वेटिंग टाइम फॉर ऑल। तो अगर मैं इन सबका एवरेज निकालू, एवरेज हमेशा आपको जो निकालना होगा, क्वेश्चन में पूछेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। तो 0 + 5 + 15 + 17 डिवाइड बाई 4, दैट वुड बी देयर। सो 20 20 37, 37 डिवाइड बाई 4 अगर मैं इसको कर लूंगा, सो व्हाट विल बी द आंसर, 4 9 36, सो 9.25। Okay, so this would be your average waiting time of 9.25 units. Kindly try to calculate the turnaround time. Turnaround time की मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं। हमें एवरेज टर्नअराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, जस्ट लाइक वी हैव कैलकुलेटेड दिस। सो टर्नअराउंड टाइम की फॉर्मूला यू कैन एवरी से फॉर एवरी प्रोसेस, इट्स completion time minus arrival time. Okay, so completion time minus arrival time, you can also say this, completion time minus arrival time तो इसमें था, तो आप ये भी बोल सकते हो कि वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम। तो इसको मैं यहाँ पे ले लूंगा, तो इट इज इक्वल टू दिस। तो उसको मैं आई कैन ऑल्सो से इट्स द वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम।
ओके, सो सभी प्रोसेस का ये कैलकुलेट करना कि हर एक प्रोसेस का क्या होता है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम.